तो हेलो, आप लोग कैसे होंगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले का वीडियो मैंने एक ब्लड का वीडियो डाला था, जो कि वो वीडियो जो था ब्लड का, वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। कैसा था वो? एक इंट्रोडक्शन था। मैंने उसमें ब्लड के बारे में एक संपूर्ण जानकारी दिया था कि ब्लड का रंग क्यों लाल होता है, कैसे होता है ब्लड के अंदर, ये ब्लड का फॉर्मेशन कैसे हुआ एम्ब्रियोनिक स्टेज में, कैसे एक स्टेम सेल से, कैसे एक मेसोडर्म सेल से हमारा ब्लड बना था। वो मैंने एक वीडियो बना दिया है, ब्लड का इंट्रोडक्शन के नाम से होगा प्लेलिस्ट में। तो आज जो स्टार्ट करेंगे, और उसमें प्लाज्मा उसी में वीडियो में मैंने बता दिया था। आज जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आरबीसी। और आप उम्मीद रखिए कि अगर आपके सिलेबस में आरबीसी है, चाहे आप 11th हो, 12th हो, या आप किसी भी कंपटीशन, मेडिकल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या आप बीएससी वाले ही हैं, तो अगर आपके सिलेबस में आरबीसी है तो हम ये आपको एक उम्मीद दिलाते हैं, एक दिलासा दिलाते हैं कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको आरबीसी किसी और वीडियो से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आरबीसी को इस लेवल से पढ़ाएंगे, इस लेवल से पढ़ाएंगे कि एक जीरो से लेकर के हीरो तक पहुंचा देंगे। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो तक पहुंचा देंगे। इस अंदाज से पढ़ेंगे और जुबान पे पूरी टिप पे रटवा देंगे आरबीसी को। ज्यादा नहीं, 1 घंटा का वीडियो रहेगा और पूरी आरबीसी कंप्लीट करा देंगे कि किस तरह आरबीसी बना, आरबीसी कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, आरबीसी का क्या फंक्शन है, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन का कौन कौन सा चैन है, कैसे हीमोग्लोबिन बना, और आरबीसी क्या है, किस तरह है, वो सारा जानेंगे। तो आप लोग से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है ब्लड का, जो कि पार्ट नंबर 1 हम इंट्रोडक्शन के नाम से ब्लड डाल दिए हैं, और ये पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, क्या होता है आरबीसी, बच्चा में कितना होता है, ब्रो में कितना होता है, आरबीसी ज्यादा हो जाने से क्या हो जाता है, आरबीसी कम होने से क्या हो जाता है, आरबीसी बनने में कितना दिन लगता है, ये सारे दैट्स ऑल अबाउट के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला जो ये बात आती है, पहला पॉइंट ये कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हुआ। ठीक, तो अगर आप लोगों ने ब्लड का इंट्रोडक्शन देखा होगा तो आपको ये खुद जानकारी मिल चुकी होगी कि ब्लड का, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हुआ। तो हम बताए थे कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, बोन मैरो में। बहुत अच्छे से वीडियो बनाया था। तो अगर हमारा ब्लड बोन मैरो में बन रहा है तो आरबीसी भी कहाँ बनेगा, तो आरबीसी भी हमारा कहाँ बनेगा, बोन मैरो के अंदर ही। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो। पहला पॉइंट क्लियर। आरबीसी कहाँ बना, तो आरबीसी बना हमारे बोन मैरो में। याद करो मेरे साथ, आरबीसी कहाँ बना, बोन मैरो में। क्यों? जब हमारा ब्लड बोन मैरो के अंदर बना तो आरबीसी ऑटोमेटिक है कि हमारे ब्लड में ही बनेगा, बोन मैरो में ही बना होगा। अब दूसरा पॉइंट ये कि आरबीसी का डेथ कहाँ होता है, बना तो बोन मैरो में, इसका डेथ कहाँ होगा, किसी को मालूम है? चलो, अगर मालूम है तो बहुत अच्छी की बात है, नहीं है तो जानते हैं। आरबीसी का डेथ जो होता है ना, वो कहाँ होता है, स्प्लीन में। ज्यादातर स्प्लीन में होता है, और कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट में कहाँ होता है, हमारे लीवर में भी होता है। कहाँ होता है, लीवर में भी। ज्यादातर कहाँ होता है, स्प्लीन में। अगर ऑप्शन में स्प्लीन और लीवर दोनों रहेगा तो फिर भी हम स्प्लीन को ही टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में स्प्लीन नहीं रहा, अगर लीवर रहा, तो फिर हम लीवर को टिक करेंगे। इसलिए स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है किसको, स्प्लीन को।
और एस्पिरिन में ही आरबीसी का क्या होता है, रीजनरेशन भी होता है कुछ मात्रा में। रीजनरेशन, रीजनरेशन कहने का मतलब पुनर्निर्माण। इसलिए आरबीसी की एस्पिरिन को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। इसे ब्लड बैंक के नाम से भी क्या करें, जाना जाता है। इसे ब्लड बैंक के भी नाम से जाना जाता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है और ब्लड बैंक के नाम से किसे कहा जाता है। तो ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, एस्पिरिन को। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है, तो एस्पिरिन को कहा जाता है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट मैंने देख लिया, इसका निर्माण कहाँ हुआ, इसकी डेथ कहाँ हुई। अब ये देखते हैं कि आरबीसी का शेप क्या होता है। पहले क्या देखते हैं, आरबीसी का शेप। तीसरा पॉइंट, शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी का शेप क्या है, तो सभी को मालूम होगा आरबीसी का शेप हम बोल सकते हैं बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव होता है, बाइकॉन्केव, या इसी को डम्बेल आकार का भी बोला जाता है, डम्बेल शेप। तो आरबीसी का आकार कैसा होता है, आरबीसी का शेप कैसा आता है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि बाइकॉन्केव या डम्बेल शेप का जो आरबीसी का आकार होता है। आप लोग देखे होंगे कि गांव में पहले जो बर्फ बेचने के लिए जाता था वो डम्बेल टाइप डमरू, जैसे कि आप लोगों ने जब शुरू में पढ़ा होगा बच्चे में, डो से डमरू, जो डमरू उसका शेप होता है उसी शेप का क्या होता है, हमारा आरबीसी होता है। तो ये बाइकॉन्केव हमारा आरबीसी कारण से होता है। ऐसा हमारे आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है जिस कारण से हमारा क्या होता है, आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होता है। ऐसा क्या पाया जाता है हमारे आरबीसी के अंदर जिसके कारण से क्या होता है, आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि आरबीसी के अंदर स्पेक्ट्रिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। इसी स्पेक्ट्रिन प्रोटीन के कारण क्या होता है, हमारा आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है। आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव होता है। किस कारण से होता है बाइकॉन्केव, ऐसा आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, तो आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, ये स्पेक्ट्रिन प्रोटीन पाया जाता है। इसी की वजह से क्या होता है, हमारा आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होता है। अब बाइकॉन्केव ही क्यों होता है, गोल क्यों नहीं होता है, राउंड क्यों नहीं होता है, क्वेश्चन आ सकता है ना। कि इसको एक मिनट टेस्ट करते हैं, आप लोग साथ ही साथ लिखते जाइएगा एक फ्रंट पेज निकाल करके, और आप लोग साथ ही साथ क्या कीजिएगा, एक नोट्स बनाना तैयार कीजिएगा। तो हमने बोला कि आरबीसी का शेप जो होता है, आरबीसी का शेप जो होता है वो कैसा होता है, बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव किस कारण से होता है, बाइकॉन्केव ऐसा आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है जिसके कारण से बाइकॉन्केव होता है, इसके अंदर पाया जाता है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। क्या पाया जाता है, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। स्पेक्ट्रिन प्रोटीन की वजह से क्या होता है, हमारा आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होता है। क्यों होता है, वाई, क्यों, क्योंकि हमारा जो आरबीसी का अगर देखें इस तरह से, तो आरबीसी का जो ये डायमीटर होता है ना, ये डायमीटर 7.2 से 7.5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अगर एक्चुअल आरबीसी का शेप देखना है तो एक्चुअल आरबीसी का शेप इस तरह का होता है। एक्चुअल आरबीसी का शेप जो होता है इस टाइप का होता है। इसको बोलते हैं सेंटर रीजन, इसको बोलते हैं सेंटर, और इसको बोलते हैं पेरिफेरी रीजन, पेरिफेरी, इसको बोलते हैं पेरिफेरी रीजन और इसको बोलते हैं सेंटर। जो इस शेप का होता है ये, इसका जो होता है ये होता है 2 माइक्रोमीटर का, अच्छे से लिखते हैं 2 माइक्रोमीटर। और जो ये शेप होती है ना, ये शेप, ये इसका जो कितना होता है, ये होता है 1.5
7.5 माइक्रोमीटर। और ये पूरा का पूरा जो थिकनेस होती है, ये पूरा का पूरा ये होती है 7.2 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 7.2 माइक्रोमीटर। अब बोलिएगा कि आप लोग आप इसकी साइज लेंथ क्यों बता रहे हैं? हमें तो जानना ये है कि आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव क्यों हुआ, गोल क्यों नहीं हुआ आरबीसी। हमें तो जानना ये है, आप ये क्यों बताए? ये बताने की रीजन है, ये लिखो। इसके बाद इसको हम इरेज करते हैं। आपको मालूम चल गया कि आरबीसी का जो ये थिकनेस होती है कितनी होती है? 7.2 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 7.2 माइक्रोमीटर। आप जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा कैपिलरी, मान लो ये हमारा कैपिलरी है, ये क्या है? कैपिलरी, कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी का मान लेते हैं ये जो थिकनेस है, ये है हमारा 3.5 माइक्रोमीटर। अब बताओ कि 3.5 माइक्रोमीटर का ही हमारा कैपिलरी है, और हमारा आरबीसी का जो शेप है वो, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो थिकनेस है, इसका डायमीटर कितना है? 7.2 से 7.5 माइक्रोमीटर। आप लोगों करेक्ट कर लीजिएगा, थिकनेस की जगह डायमीटर की बात होगी, थिकनेस की नहीं, मैं डायमीटर की बात कर रहा हूँ। तो इसकी डायमीटर कितना होगा? 7.2 से 7.5 मीटर। अब देखो इसकी डायमीटर कितना है? सिर्फ 3.5 माइक्रोमीटर। अब बताओ ये इसके अंदर इस तरह से जा पाएगा, इस कैपिलरी के अंदर? अब मान लो इस कैपिलरी का थिकनेस, ये डायमीटर ही छोटा है और इसका 7.5 माइक्रोमीटर है, इसके अंदर कैसे आरबीसी फ्लो करेगा? आरबीसी तैर पाएगा? हमारा आरबीसी नीचे से ऊपर जा पाएगा? ब्रेन से हमारा क्या लोअर लिम्ब तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। यही कारण है कि आरबीसी का शेप क्या होता है? बाइकॉन्केव, ताकि ये इस कैपिलरी के अंदर, अगर इस कैपिलरी का थिकनेस, अगर थिकनेस बोले या डायमीटर बोले, 3.5 माइक्रोमीटर भी रहेगा, इसके अंदर क्या करेगा? ये इस तरह से नैरो बना करके क्या नैरो बना करके क्या करेगा? ये इसमें फ्लो कर जाएगा, ये इसमें तैरने लगेगा, इस ब्लड के अंदर क्या करेगा? तैर जाएगा, ठीक है। इसलिए ये ऐसा बनाता। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लें। इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो इसका डेफिनेशन बता देते हैं, एक मिनट। हाँ, द बाइकॉन्केविटी provides greater surface area as a component to volume, which allow considered alternance in the cell volume, and greater surface area allow easy exchange of O2 and CO2 रैपिड डिफ्यूजन के लिए। क्या करता है? इजी कर देता है रैपिड डिफ्यूजन के लिए, O2 एंड CO2 के लिए। इसलिए इसका कैपिलरी छोटा होने के कारण और ये बड़ा होने के कारण क्या होता है? बाइकॉन्केव शेप का होता है, ताकि ये आसानी से क्या कर सके? फ्लो कर सके। तो आपको ये पता चल गया बाइकॉन्केव क्यों होती है। तो बाइकॉन्केव क्यों होती है? एक्सपेक्टेंट प्रोटीन की वजह से। क्या रीजन है? ये रीजन भी मालूम हो गई। शेप की बात हो गई। अब देखेंगे आगे, आगे क्या देखेंगे? ये कि आरबीसी बाइकॉन्केव शेप की होती है, और आरबीसी के अंदर आप लोगों को मालूम होगी कि आरबीसी के अंदर क्या होता है? नॉट न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन ये बात तो सभी को मालूम है कि आरबीसी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें एक्सेप्शन हो, जिसमें एक्सेप्शन हो, जिसमें क्या हो? एक्सेप्शन। ऐसा कोई चीज ही नहीं है जिसमें एक्सेप्शन ना हो। तो आरबीसी के अंदर ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें क्या होता है? आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। हम बात करते हैं किसी भी मैमल्स के अंदर, जितना भी मैमल्स है उस मैमल्स के आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? वो है लामा, कैमल,
जिराफ, ठीक है। ऊंट और लामा और जिराफ के अंदर एक ऐसा ये मैमल्स है जिसके अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आप न्यूक्लियस के बारे में भी जान लें। तीसरा पॉइंट ये आती है कि सबसे लार्जेस्ट आरबीसी किसका होता है? सबसे लार्जेस्ट आरबीसी यूनिवर्स, ऑल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में सबसे लार्जेस्ट आरबीसी किसका होता है? तो वो होता है एम्फियोमा। एम्फियोमा एक मैमल्स है जिसके क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में क्या होता है, सबसे, सॉरी मैमल्स नहीं है ये मैमल्स नहीं है, एम्फियोमा एक मैमल्स नहीं है, ठीक है। तो पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा आरबीसी किसका होता है? एम्फियोमा का। और सबसे छोटा किसका होता है? बड़ा का लगा दो यार, इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे हम छोटा का इंक्रीज लगा देते हैं। आरबीसी ऑल यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटा किसका होता है? मस्ट डियर। कस्तूरी हिरण का क्या होता है? सबसे छोटा आरबीसी होता है। और सबसे बड़ा किसका होता है? एम्फियोमा का, पूरे यूनिवर्स में। और मेमल्स में अगर देखा जाए सबसे बड़ा आरबीसी किसका होता है? ये एक मेमल्स है, मस्की डियर क्या है? एक मेमल्स है। मेमल्स में सबसे बड़ा किसका होता है आरबीसी? वो है एलिफेंट। एलिफेंट में क्या होता है? सबसे बड़ा आरबीसी पाया जाता है, ठीक है, मेमल्स के अंदर। और सब मेमल्स में सबसे छोटा मस्की डियर, और पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा एम्फियोमा। तो ये छोटी छोटी पॉइंट है, इसके बारे में एक बार में याद हो जाएगी, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसको एक बार देख लेना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, इसके बाद अगला पॉइंट। तीसरा बहुत पॉइंट हो गया। आरबीसी, जो आरबीसी है ना, आरबीसी के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पाया जाता है वो है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है आरबीसी में? हीमोग्लोबिन। कितना पाया जाता है? तो वेट ऑफ आरबीसी, वेट ऑफ आरबीसी 90%। अगर 100% आरबीसी का वेट है तो उसमें 90% क्या होगा? हीमोग्लोबिन ही पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? 90% हमारा हीमोग्लोबिन ही पाया जाएगा। 90% क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। अब हम देख लेते हैं इनकी साइज का, ठीक है। आरबीसी की साइज देख लेते हैं। साइज ऑफ आरबीसी, तो हम साइज बता ही दिए थे। जो आरबीसी का साइज अभी हम जब वो समझा रहे थे तो बता ही दिए थे, ठीक है। और एक डायग्राम और बना लेते हैं। तो आरबीसी की साइज जो होती है वो होती है 7.2 माइक्रोमीटर से 7.5 माइक्रोमीटर। और ये जो पेरिफेरी वाला रीजन होता है ये कितना होता है? पेरिफेरी वाला रीजन होता है 2.5 माइक्रोमीटर, और ये होती है 2 माइक्रोमीटर। कभी कभी इस तरह से डायग्राम दे देता और डायग्राम बना करके इस तरह से तीर का निशान दे देता, पूछता है कि इसका माइक्रोमीटर ये कितना है, इसका डायमीटर होगा, इस तरह से पूछ लेता है। तो ये डायग्राम भी देखना जरूरी है। दोनों डायग्राम किसका है? आरबीसी का ही है। कभी कभी डायग्राम देख के भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। नॉर्मल साइज देख लिए, शेप भी पता चल गया। अब काउंट देखते हैं, किसके अंदर कितना आरबीसी पाया जाता है। काउंट ऑफ आरबीसी, काउंट ऑफ
आरबीसी देखते हैं मेल के अंदर कितना पाया जाता है, फीमेल के अंदर कितना पाया जाता है। क्योंकि मैंने एक ट्रिक बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड में कि आरबीसी जो पाया जाता है वो मिलियन में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, 1000 में पाया जाता है, और प्लेटलेट्स लाख में पाया जाता है। इन्फेंट मेल फीमेल इन्फेंट और न्यू बॉर्न को क्या बोलते हैं, फीटस। जो मेल में होगा ना वो कितना होगा, 5.5 मिलियन से 6.5 मिलियन, ठीक है। अब हर तरह की बुक में अलग अलग वेरिएशन है, तो आप एक क्राइटेरिया लेके चल सकते हैं, क्योंकि जो मेरे पास बुक है उसमें ये दिया हुआ है फीमेल के अंदर कितना हो सकता है, 4 से 5.5 मिलियन, और इन्फेंट के अंदर कितना हो सकता है, 6 मिलियन, 5.5 से 6 मिलियन, ठीक है। इन्फेंट के अंदर कितना हो सकता है, 6 से 7 मिलियन, और फीटस के अंदर 7 मिलियन, ठीक है। ये नॉर्मल काउंट है, काउंट ऑफ आरबीसी, ये जानना जरूरी है। मेल के अंदर कितना पाया जाता है, 5 से 5.5 से 6, या 5 से 6 भी देख सकते हैं। 4 से 5.5 फीमेल में पाई जाती है, इन्फेंट में 6 से 7 मिलियन पाया जाता है, फीटस में 7 मिलियन पाया जाता है, 7 मिलियन से ऊपर पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि आरबीसी अगर ज्यादा हो जाती है तब उसे क्या बोलते हैं। आरबीसी अगर ज्यादा हो जाती है तो उसे, चलो लास्ट में देखेंगे। अब पढ़ते हैं, एक टॉपिक आता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, रूलेक्स फॉर्मेशन। एक मिनट रूलेक्स का स्पेलिंग देख लेते हैं, ROULEXE, रूलेक्स फॉर्मेशन। रूलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, रूलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, हम रूलेक्स फॉर्मेशन का डिफिनेशन लिखा रहे हैं। अगर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में ही मुझे कंप्लीट भी करना है, तो इसलिए हम डिफिनेशन बोल देते हैं, उसके बाद समझा देंगे। तो रूलेक्स फॉर्मेशन का डिफिनेशन आता है कि रूलेक्स फॉर्मेशन टू द स्टैकिंग, रूलेक्स फॉर्मेशन टू द स्टैकिंग, or aggregation of red blood cell, or aggregation of red blood cell in a column like arrangement, in a column like arrangement, in a column like arrangement, region resembling a stalk of coin, resembling a stack of coin, a stack of coin। तो यहाँ पे जो मैंने कुछ पॉइंट लिखी है वो समझाने के लिए लिखी है। एक बार मैं आपको फिर से डिफिनेशन पढ़ के समझा देते हैं कि रूलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है। तो रूलेक्स फॉर्मेशन को आइए जब समझा देंगे डायग्राम बना के तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। कुछ नहीं है, एक छोटा सा चीज है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो रूलेक्स फॉर्मेशन टू द स्टैकिंग और एग्रीगेशन of red blood cell in a column-like arrangement resembling a stack of coins। तो रूलेक्स फॉर्मेशन आइए आप समझते हैं। आप लोग डिफिनेशन लिख लिए होंगे। तो रूलेक्स फॉर्मेशन कुछ नहीं होता है कि एक मान लेते हैं ये हमारा आरबीसी है,
ये हमारा आरबीसी है। ये क्या है? ये एक नॉर्मल आरबीसी है, इसमें कोई किसी चीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो रिलैक्स फॉर्मेशन में क्या होता है, इस आरबीसी के साथ बहुत सारा आरबीसी आकर के एक साथ इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से अटैच आरबीसी पे आरबीसी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। चाहे वो कॉलम लाइक अरेंजमेंट हो, चाहे इस तरह से हो, आपस में आकर के क्या होता है, बहुत सारे आरबीसी मिल करके एक कॉलम लाइक, इसलिए मैंने बोला क्या है, कॉलम लाइक अरेंजमेंट। ये क्या बन रहा है, कॉलम लाइक अरेंजमेंट बना रहा है। बहुत सारे आरबीसी मिल करके कॉलम लाइक अरेंजमेंट बना रहा है। स्टेक ऑफ क्वाइन, ये क्या है, सिक्के का आकार का आरबीसी है। और एक सिक्का, अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास अगर एक सिक्का है तो वो एक सिक्का आरबीसी है। अगर उसी सिक्के के ऊपर सिक्का रख दे, 8-10 सिक्का रख दे, तो वही हो जाता है रूलेक्स फॉर्मेशन। समझ में आया? कि अगर हमारे पास एक सिक्का है तो हम वो उस सिक्के को हम बोल सकते हैं कि वो हमारा एक नॉर्मल आरबीसी है। क्या है? नॉर्मल आरबीसी है। लेकिन जब उसी सिक्के के ऊपर बहुत सारा सिक्का रख दें, सिक्के के ऊपर सिक्का रख देते हैं, तो वही जो फॉर्मेशन हो जाता है, उसी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं रूलेक्स फॉर्मेशन। समझ में आ गया रूलेक्स फॉर्मेशन? ये क्यों होता है, होने का बहुत सारा रीजन होता है। कि मान लेते हैं प्लाज्मा भी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या करता है, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन इस पे आकर के क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, जिससे दूसरा आरबीसी आकर के इससे अटैच होने लगता है। बहुत सारा रीजन है होने का, वो रीजन नहीं जानना है, सिर्फ जानना है कि रूलेक्स फॉर्मेशन क्या है। तो रूलेक्स फॉर्मेशन तो बहुत सारा आरबीसी एक साथ मिल जाता है और कॉलम लाइक अरेंजमेंट बना लेता है, जो कि रिसेंबलिंग स्टेक ऑफ कॉइन के जैसा होता है। तो रूलेक्स ऑफ फॉर्मेशन यहाँ से अगर देखेंगे इसका इंडिकेशन कैसे होता है, तो वो हम बताते हैं। दिस फेनोमिना अकर ड्यू टू चेंज इन द सरफेस प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ब्लड सेल। अगर हमारा रेड ब्लड सेल के सरफेस में किसी भी प्रकार का चेंज होता है, मान लेते हैं ये हमारा रेड ब्लड सेल है, अगर इनके सरफेस में किसी भी प्रकार का चेंज होने से क्या होता है, रूलेक्स फॉर्मेशन होने का चांसेस होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, particularly when certain protein or molecules on their surface interact with on another or with substance in the blood plasma। दूसरा वही बात मैंने समझा दिया था कि यह हमारा आरबीसी है। अगर आरबीसी के सरफेस पे कोई भी प्रोटीन आकर के क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन इस पे आकर अगर चिपक जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, इसी प्लाज्मा प्रोटीन से फिर कोई दूसरा आरबीसी चिपकने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे क्या हो सकता है, हमारा ये रूलेक्स फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से भी ये हो सकता है। ये दो इंडिकेशन बता दें, ज्यादा जानने की जरूरी नहीं है। तो आप लोगों को रूलेक्स फॉर्मेशन आया होगा समझ में कि रूलेक्स फॉर्मेशन कुछ नहीं है। अगर एक सिक्का है तो एक सिक्का के जैसा अगर हमारा आरबीसी है तो वो एक नॉर्मल आरबीसी। अगर उसी सिक्के के ऊपर सिक्का रख देते हैं तो वही क्या हो जाता है, हमारा रूलेक्स फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरा हमारा टॉपिक आती है वो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। दूसरा टॉपिक कौन सा आती है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसे ईसीआर भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये क्या होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो पहले हम समझा देते फिर इसका डेफिनेशन दिखाएंगे। ठीक है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कुछ नहीं होता है, ये एक लैब के अंदर ये एक चीज है, लैब के अंदर इसको देखा जाता है। तो लैब के अंदर क्या देखा जाता है, एक ट्यूब होती है। ठीक है, मान लेते हैं इस तरह का हमारा ट्यूब है, मान लेते हैं यही हमारा क्या मार्कर ट्यूब है। तो इस ट्यूब के अंदर जब ब्लड को डाला जाता है और जब उस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूजिंग किया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूज हमें ये बोलने नहीं आ रहा। ठीक है, जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो उसमें क्या होता है, आरबीसी कितने स्पीड से इस ट्यूब के अंदर नीचे जाकर के अरेंज हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या है, ये एक लैब के अंदर क्या होता है, एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर
ब्लड डालते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग करते हैं। जब सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो आरबीसी कितना स्पीड से इस ट्यूब के अंदर नीचे जाकर के सेटल डाउन हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का, कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी ईसीआर इज द रेट at which the red blood cell sediment settle down। मैंने क्या बोला, सेटल डाउन, नीचे कितना स्पीड से वो सेटल हो रहा है। ब्लड कंटेनिंग एन anticoagulant is allowed to stand in a vertically placed ट्यूब के अंदर। अब इसका नॉर्मल क्या होनी चाहिए, ईसीआर रेट, ईसीआर नॉर्मल क्या होनी चाहिए, तो मेल एंड फीमेल में वेरी करता है, फीमेल का ज्यादा होती है, मेल का कम होती है। जो फीमेल का होती है वो कितना होता है, तो फीमेल का होता है 5 से 9 mm पर आवर, 5 से 9 mm पर आवर। और जो मेल का होता है वो कितना होता है, 3 से 7 पर mm आवर। ये ईसीआर रेट होता है, ठीक है, इतना स्पीड से वो सेटल डाउन होता है, ये नॉर्मल होती है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का आरबीसी के अंदर चेंजेस होती है तो वो एक तरह का लैब के अंदर देखा जाता है। आप ईसीआर ट्यूब आप सर्च करके गूगल क्रोम पे देख सकते हैं किस तरह से सेंट्रीफ्यूग किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बाद हमारा क्या आता है कि अब ठीक है, बाकी हम देखते हैं, इसके लिए हम वीडियो रोकना पड़ेगा, फिर आगे का बनाते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोएसिस क्या होता है, इसमें ये जानेंगे हम कि आखिर हमारा इरिथ्रोपोएसिस जो है, आखिर हमारा जो आरबीसी है वो आरबीसी बना कैसे, एक सेल, एक छोटी सी सेल से, एक नन्हा सा सेल से, एक आरबीसी भी एक छोटा ही सेल है, आखिर इस आरबीसी बना क्या है, इसका एक प्रोसेस क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में किस तरह से ये बना, कैसे ये एक पूरा मैच्योर आरबीसी बना, वो मैच्योर आरबीसी के बनने में से कितना चीजों को फॉलो करना पड़ा, किस रास्ते से गुजरना पड़ा आरबीसी को एक मैच्योर आरबीसी बनने के लिए, क्योंकि एक मैच्योर आरबीसी के अंदर हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो वो देखते हैं किस तरह से हमारा क्या आरबीसी बना। इस टॉपिक का नाम है स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। क्या है स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोएसिस? सबसे पहले क्या आता है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, यानी कि इसे एचएससी भी बोलते हैं। क्या है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, क्योंकि हमारा किसी भी चीज का जो निर्माण होता है वो एक स्टेम सेल से ही होती है, क्योंकि स्टेम सेल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक सेल बहुत डिफरेंट टाइप का सेल का निर्माण कर सके। इसके बारे में स्टेम सेल के बारे में हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताएं। इससे क्या बना, ब्रस्ट फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट, यानी BFUE, बी से ब्रस्ट, अब से फॉर्मिंग, यू से यूनिट, ई से इरिथ्रोसाइट। फिर इससे क्या बना, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट, यानी CFUE, ये एक सीक्वेंस में ही लिखना है। उसके बाद प्रोनोर्मोब्लास्ट, प्रोनोर्मोब्लास्ट से क्या बना, बेसोफिलिक अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट, उससे क्या बना, पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद क्या बना, ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद क्या बना, रेटिकुलोसाइट। उसके बाद क्या बना, आरबीसी। इतने सारे प्रोसेस होने के बाद एक मैच्योर आरबीसी बना। क्या बना, एक मैच्योर आरबीसी बना। इतना सारा प्रोसेस के बाद जाकर के एक मैच्योर आरबीसी बना। तो ये पूरे प्रोसेस होने में कितना दिन लगा, तो 7 डेज। ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल स्टार यहाँ पर लगा देते हैं।
कि आरबीसी बनने में कितना दिन लगता है। चाहो तो तुम इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बायकॉट कर सकते हैं, इसको याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉपी में लिखना जरूर है, चाहे आप याद करिए या नहीं कीजिए, लेकिन कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो एक ना एक बार इससे नजर से नजर मिलेगी ही मिलेगी। नजर से नजर मिलेगी तो फिर जान सकते हैं क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो आरबीसी को ये पूरे प्रोसेस, आरबीसी बनने में कितना दिन लगा, 7 डेज। पहला पॉइंट इसमें ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि रेटिकुलोसाइट तक बनने में कितना दिन लगा, कि आरबीसी को यहां से यहां आने में, रेटिकुलोसाइट तक आने में कितना दिन लगा, 5 डेज। अच्छे से लिखते हैं, 5 डेज। कितना दिन लगा, 5 डेज। अब इस रेटिकुलोसाइट से इस मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होने में कितना दिन लगा होगा, आप अंदाजा लगा लें। पूरे आरबीसी को, एक मैच्योर आरबीसी को बनने में 7 दिन लग रहा है और रेटिकुलोसाइट तक आने में 5 दिन लग रहा है, तो रेटिकुलोसाइट से आरबीसी बनने में कितना दिन लगेगा, सिर्फ 2 डेज। और ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा होगा कि रेटिकुलोसाइट से आरबीसी बनने में कितना दिन लगता है, 2 डेज लगता है। और ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि रेटिकुलोसाइट क्या है। अब आरबीसी की जगह रेटिकुलोसाइट ही लिख देता। अब स्टूडेंट का यहाँ पे माइंड घूम जाता है, साला मैंने तो रेटिकुलोसाइट का नाम भी नहीं सुना है, ये रेटिकुलोसाइट क्या है। तो रेटिकुलोसाइट क्या है, ये आरबीसी का ही एक पार्ट है। यहाँ तक बनने में आरबीसी को 5 दिन लगा और रेटिकुलोसाइट से आरबीसी बनने में 2 दिन लगता है। कितना दिन, 2 डेज। तो ये समझ में आ गई कि आरबीसी बनने में टोटल हमको यही बताना था कि ये किसे किसे एक मैच्योर आरबीसी बना और आरबीसी बनने में कितना दिन लगा, 7 दिन। रेटिकुलोसाइट तक बनने में कितना दिन लगा, 5 डेज। और रेटिकुलोसाइट से आरबीसी में कन्वर्ट होने में कितना दिन लगा, 2 दिन लगा। एक्चुअली में यही बताना था। अब हम इसको करते हैं इरेज। आप एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिए, हम करते हैं इरेज। तो अब आगे की पॉइंट क्या है, तो वही है कि स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। क्या था, स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस में ही कुछ चीजें जो पॉइंट की बातें थी, इंपॉर्टेंस थी, उसे मैंने एक चार्ट के फॉर्म में लिख दिया है कि कैसे अब उन चीजों को याद करना है, कौन सी स्टेज में क्या बदलाव आया है। इरिथ्रोब्लास्ट कहने का मतलब प्रोनॉर्मोप्लास्ट में किस चीज बना है, क्या न्यू चीज आया है, क्या नहीं आया है, आरबीसी के अंदर कौन सा चीज पाया जा रहा है, कौन सा चीज नहीं पाया जा रहा है, कि प्रोनॉर्मोप्लास्ट में क्या पहले पाया जाता था जो आरबीसी के अंदर, मैच्योर आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। उन्हीं के बेसिस पे क्या किए, एक चार्ट बनाए हैं और इस चार्ट को क्या करना है, याद करना है। और इस चार्ट को पूरा याद नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, कि आप लोगों को कुछ जगह पे स्टार बना हुआ दिख रहा होगा। ये 4 पॉइंट तो जिस हाल में करना है, जिस तरह करना है, जैसे भी करना है, इसको इन 4 चीजों को तो याद करना ही करना है। तो देखते हैं, इरिथ्रोपोइसिस आगे कंटिन्यू करते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेल, सेल की डायमीटर, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं सेल, सेल के अंदर अभी मैंने बहुत सारा सेल पढ़ा, टोटल 6 स्टेज पढ़े थे, वो 6 स्टेज को यहाँ पे लिखे हैं। प्रोनॉर्मोप्लास्ट या प्रोइरिथ्रोब्लास्ट इसे बोलते हैं। जब प्रोनॉर्मोप्लास्ट शेप में आरबीसी होता है, प्रोनॉर्मोब्लास्ट स्टेज में आरबीसी होती है, उस समय आरबीसी का डायमीटर कितना होता है, देख रहे हैं आपकी डायमीटर 15 से 20 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है, आरबीसी का डायमीटर होता है। कब, जब ये प्रोनॉर्मोब्लास्ट प्रोइरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में होता है, तब इसकी आरबीसी का शेप कितना होता है, 15 से 20 माइक्रोमीटर। और क्या होता है, बहुत बड़ा इसका न्यूक्लियस होता है, बिग बेसोफिलिक न्यूक्लियस। ऐसा है, बिग बेसोफिलिक न्यूक्लियस है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, बेसोफिलिक हीमोग्लोबिन एब्सेंट। हीमोग्लोबिन क्या बोल रहा है यहाँ पे, एब्सेंट बोल रही। क्या आरबीसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, नहीं। 90% आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है, आरबीसी के वेट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या बता रहा है, प्रोनॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन
एब्सेंट। इसकी सेल डायमीटर कितना 15 से 20 और न्यूक्लियस प्रेजेंट। ये मैच्योर आरबीसी है? नहीं है। यही देख रहे हैं कि कौन सी स्टेज के आरबीसी में क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है, जो एक मैच्योर आरबीसी क्यों कहते हैं। दूसरा है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट या बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। इसमें कितना होता है देख रहे हैं, इसका डिक्रीज होते जाता है। सेल डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। न्यूक्लियस का क्या होगा, एब्सेंट होते जाएगा। पहले पाया जाता तो उसके धीरे 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 क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में क्या आ रहा, अभी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, फिर धीरे 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 ऐसा क्या एक एक टाइम आएगा, एक पोजीशन आएगा जहां पे क्या हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाएगा। तो दूसरा स्टेज क्या है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, इस स्टेज में कितना होता है, सेल का डायमीटर 13 से 17 माइक्रोमीटर और यहाँ पर भी न्यूक्लियस कैसा होता है, बिग बेसोफिलिक होता है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है। जबकि हमारे मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और बेसोफिलिक हेमोग्लोबिन एब्सेंट। यहाँ भी हेमोग्लोबिन क्या है, एब्सेंट ही है, लेकिन जबकि हमारा हेमोग्लोबिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देख लेते वीडियो बन रहा है या नहीं। हाँ बिल्कुल बन रहा है। और उसके बाद इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में देखते हैं यहाँ क्या है, सेल धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, 11 से 15 माइक्रोमीटर हो गया। इसमें स्मॉलर देन प्रीवियस, मतलब क्या होता है कि पहले से छोटा न्यूक्लियस आप पाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन पहले से क्या पाया जा रहा है, प्रीवियस से छोटा पाया जा रहा है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये स्टार, इसी को याद करना है कि कौन सी स्टेज में हेमोग्लोबिन बनना चालू हो जाता है। यहाँ तक तो एब्सेंट है, लेकिन थर्ड स्टेज जब देखोगे कि थर्ड स्टेज में क्या होता है, हमारा हेमोग्लोबिन बनने लगता है। थर्ड स्टेज कौन है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि हीमोग्लोबिन बनना हमारे आरबीसी के कौन सी स्टेप में स्टार्ट होता है, तो वो स्टेप कौन सा है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है, पहली पॉइंट। दूसरा है ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, या इन्हीं को बोलते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट। 8 से 10 माइक्रोमीटर का होता है इनका और वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या था, स्मॉलर देन प्रीवियस न्यूक्लियस, लेकिन हम यहाँ पे बहुत छोटा पाया जा रहा है। और यहाँ पे लार्ज एसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म हेमोग्लोबिन प्रेजेंट। अब यहाँ पे हेमोग्लोबिन क्या है, धीरे धीरे प्रेजेंट हो जा रहा है, बहुत बड़ा इसिनोफिलिक वाला हेमोग्लोबिन क्या है, प्रेजेंट हो रहा है। अब रेटिकुलोसाइट, जो कि हम बोले थे कि आरबीसी को रेटिकुलोसाइट के बनने में 5 दिन लगता है, टोटल आरबीसी को बनने में 7 दिन का समय लगता है एक आरबीसी को बनने में। रेटिकुलोसाइट 7 से 8 माइक्रोमीटर का होता है। यहाँ पे क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि न्यूक्लियस हमारे आरबीसी के कौन सी सेल स्टेज में एब्सेंट होता है, तो वो कौन सा है, रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। और यहाँ ही रेटिकुलोसाइट में ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ हमारा आरएनए क्या करता है, बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, आरएनए बाइंड करता है। ठीक है, 3 पॉइंट याद हो गया। चौथा पॉइंट क्या रखना है, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट में ये याद रखना है कि इसकी डायमीटर कितनी होती है। डायमीटर कितनी होती है, 7.2 से 7.5 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लार्ज अमाउंट में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। 90% इरिथ्रोसाइट के वेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा यही पाया जाता है, हेमोग्लोबिन। आप देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इरिथ्रोसाइट या आरबीसी, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आरबीसी को बनने, ज्यादा बनने और कम बनने पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। वो देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ इरिथ्रोसाइट या आरबीसी, जो भी बोलो, या रेड ब्लड सेल बोलो, बात बराबर है। अगर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो क्वालिटी बढ़ा लेना, उसके टेंशन नहीं लेना। 720 एचपी पे देखो, 180 पे देखो। आप देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ इरिथ्रोसाइट, फैक्टर
influencing of erythrocyte फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ इरेथ्रोसाइट। अब देखेंगे ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे आरबीसी के बनने के ऊपर हेल्प करता है, आरबीसी को ज्यादा बनने से रोकता है, कम बनने से रोकता है, आरबीसी को ज्यादा बनने पे मजबूर करता है। अगर इन सब क्या करता है, ऐसा कौन कौन फैक्टर, अगर इस फैक्टर में फैक्टर ज्यादा बनेगा तो हमारा आरबीसी ज्यादा बनेगा, वो फैक्टर में कमी होगी तो हमारे आरबीसी में कमी होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई मैं चीज जो कि जिसके अंदर इम्बैलेंस होने के कारण हमारे आरबीसी इफेक्ट होता है, वो कौन है? सबसे पहले हमारा आता है इरिथ्रोपोइटीन। इरिथ्रोपोइटीन। अगर स्पेलिंग गलती हो उसके लिए माफ करना, मेरी स्पेलिंग गलती हो जाती है, बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको सुधारने के लिए, तो स्पेलिंग देख के लिखना। इरिथ्रोपोइटीन, इरिथ्रोपोइटीन क्या है? इरिथ्रोपोइटीन एक हार्मोन है। ये क्या है? एक हार्मोन है। ये हार्मोन कौन बनाता है? तो ये हार्मोन बनाता है, सबसे पहले इरिथ्रोपोइटीन तो जान लें, ये इरिथ्रोपोइटीन है क्या, फिर इसके बारे में जानेंगे ये किस तरह हमारे आरबीसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। पहले इरिथ्रोपोइटीन के बारे में जानते हैं। इरिथ्रोपोइटीन क्या है? एक हार्मोन है। ये हार्मोन को बनाता कौन है? तो बनाता है हमारा किडनी। किडनी का भी कौन सा सेल बनाता है? कौन सा सेल बनाता है? तो जक्स्टाग्लोमेरुलस। ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल जो होती है वही क्या बनाता है? हमारा इरिथ्रोपोइटीन। ये इरिथ्रोपोइटीन क्या करता है? जब इरिथ्रोपोइटीन ज्यादा बनने लगता है, ये हार्मोन ज्यादा बनने लगता है, तो हमारा आरबीसी जो होता है ना वो क्या होता है? ज्यादा बनने लगता है। आरबीसी क्या होता है? जो हमारा आरबीसी होता है वो क्या होता है? ज्यादा बनने लगता है। जब क्या होता है? इरिथ्रोपोइटीन ज्यादा बनता है, इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन ज्यादा बनता है, आरबीसी क्या होता है? ज्यादा बनने लगता है। पता चला पहला इरिथ्रोपोइटीन किस तरह से ये हमारे आरबीसी के ऊपर कंट्रोल किया हुआ। अगर ये ज्यादा बनेगा तो इसमें किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस होगा तो आरबीसी हमारा ज्यादा बन सकता है, कम बन सकता है। इरिथ्रोपोइटीन के बारे में जानते हैं। इरिथ्रोपोइटीन इज ए हार्मोन विच रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। यानी इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन क्या करता है? रेगुलेट करता है, एंड प्रोसेस है, रेगुलेट करता है कि एक प्रोसेस है जो कि आरबीसी के ऊपर क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। उनको रेगुलेट किया रहता है कि ना ज्यादा बने ना कम बने, लेकिन ये जब ज्यादा बनेगा फिर आरबीसी हमारा ज्यादा बनेगा। ये किडनी में पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। Site of formation erythropoietin mainly produced by the juxtaglomerular apparatus of kidney। मैंने बोला ये एक हार्मोन है। ये हार्मोन कौन बनाता है? किडनी। किडनी का कौन से? जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। ठीक है, apparatus छूट गया था, apparatus, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus of kidney। ये क्या करता है? स्टिमुलस ऑफ द हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। ये इसका काम है। दूसरा हमारा, और इसमें क्या क्या कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है? पहला तो इरिथ्रोपोइटीन हो गया, दूसरा हो जाता हमारा विटामिन B12, विटामिन B6 एंड B9 भी। ये सभी क्या करता है? आरबीसी के ऊपर इन्फ्लुएंस का काम करता है। सी में देखेंगे विटामिन सी भी होती है, विटामिन बी भी होती है, और विटामिन ई भी होती है। विटामिन सी, विटामिन बी नहीं होती है, विटामिन B6, विटामिन सी और विटामिन
ई। एमिनो एसिड भी होती है, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर भी होती है। क्या होती है? एमिनो एसिड, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर। ये सभी क्या करता है? आरबीसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। अगर इन सब में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस हुआ तो आरबीसी ज्यादा कम हो सकता है। इसमें से जो याद रखने वाला है ये पॉइंट रखना कि कौन सा मेटल, कौन सा हमारा एलिमेंट है जो कि आरबीसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। बाकी विटामिन बी 12, विटामिन बी 6 और ये विटामिन बी 12 और इरिथ्रोपोइटिन। बाकी वो भूल भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन याद रखना कोई ज्यादा बड़ी पॉइंट है नहीं, छोटी छोटी पॉइंट है, बस इसको याद कर सकते हो। अब देखेंगे कि अब एक पॉइंट जो हम उस टाइम भूल गए थे वो कि आरबीसी के बनने में कितना दिन लगता है। तो आरबीसी बनने में, सॉरी, आरबीसी का डेथ कितने दिनों में होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है कितना? आरबीसी का लाइफ स्पेन, आरबीसी का लाइफ स्पेन जो होता है वो 120 डेज होते हैं। कितना होता है? 120 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम भूल गए थे शुरू में बताना, अभी बता दिए, याद आया तो। अब पढ़ेंगे आरबीसी ज्यादा होता है तो क्या होगा, कम होता है तो क्या होगा, इसके बारे में एक पॉइंट जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी कम हो गया तो क्या होगा। कम होगा तो भी डिजीज, ज्यादा होगा तो भी डिजीज। कम होता है तो इसे बोलते हैं इरिथ्रोपोनिया, ठीक है। कम होने से क्या होता है? कम होने, ज्यादा होगा तो इरिथ्रोपोएसिस, और कम होगा तो कम होगा तो वो मेरे जहन से निकल रहा, ठीक है। अगर आरबीसी में कमी होगा तो एक डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम है एनीमिया, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है आरबीसी की कमी के कारण कौन सा डिजीज हो सकता है, कौन सा रोग हो सकता है। तो एनीमिया। जब आरबीसी ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। स्पेलिंग देख लेना बाबू, ठीक। आरबीसी अगर कम रहेगा तो एनीमिया, अगर आरबीसी ज्यादा हो जाएगा तो उसे बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। अगर आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है? शेप चेंज। आरबीसी में अगर एक शेप चेंज हो जाता है तो एक डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम है सिकल सेल एनीमिया। जितना स्टार लगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एक जेनेटिक डिजीज है। क्या है? सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है? आरबीसी का जो शेप होता है वो आधे चांद के आकार का हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। आरबीसी का शेप क्या हो जाता है? हाफ मून लाइक हो जाता है। कैसा हो जाता है? हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर। क्या तो हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया। पूछा जाएगा सिकल सेल एनीमिया कैसा डिजीज है, तो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिजीज है। और सिकल सेल एनीमिया में इसका शेप कैसा हो जाता है? तो आधे चांद के जैसा हो जाता है, हंसिया जैसा हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। और इसका डिजीज होता है, एक एनीमिया हो गया, एक सिकल सेल एनीमिया हो गया, एक पॉलीसाइथेमिया हो गया, और एक होता है माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया। ये माइल्ड एनीमिया क्या होता है? तो माइल्ड एनीमिया अगर हमारे विटामिन बी सिक्स बढ़ने के कारण जो होती है ना,
कोई बढ़ने नहीं घटने के कारण। अगर हमारे विटामिन B6 में कमी होती है तो क्या होती है, माइल्ड एनीमिया होती है। क्या होती है, माइल्ड एनीमिया होती है। एक और एनीमिया पे डिजीज होती है जो कि विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, वो होती है, डिजीज का नाम नहीं याद आ रहा है हमको, एक मिनट उस डिजीज का नाम देखते हैं। परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया में क्या होता है, विटामिन B12 में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, विटामिन B12 में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसकी वजह से कौन सा डिजीज होती है, परनीसियस एनीमिया। ये और ये याद रखना। सिकल सेल एनीमिया कब होती है, सिकल सेल एनीमिया जब इसका आरबीसी का शेप सिकल सेल कहा जाता है तो इसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। और परनीसियस एनीमिया कब होती है, जब विटामिन B12 में कमी हो जाती है तब। और दूसरा ये दोनों इंपॉर्टेंट, आरबीसी ज्यादा होता है तो क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया, और कम होता है तो क्या होता है, एनीमिया। ठीक, यहाँ से आरबीसी वाला पार्ट क्या होता है आपका, कंप्लीट होता है। आरबीसी के बारे में जो भी था वो बहुत अच्छे से हमने बता दिया। अब आरबीसी में कुछ भी नहीं बचता है, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बचता है। अगर कुछ बचता है तो उसके लिए आगे बताएंगे। अगर डब्ल्यूबीसी में देखने के बाद अगर कुछ छूट जाता है तो डब्ल्यूबीसी में बता देंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं छूट रहा है। तो यहाँ पे आरबीसी आपका कंप्लीट होता है। लेकिन अब देखेंगे हेमोग्लोबिन के बारे में। हेमोग्लोबिन के बारे में भी जानना जरूरी है। तो ज्यादा नहीं, आप जानते हैं हम हेमोग्लोबिन को HB से भी लिखते हैं, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का पहला पॉइंट जो आता है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन द रेड ब्लड सेल। इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी। क्या होता है, कहाँ से, रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, रेड ब्लड सेल। अब बताओ, क्या अभी जस्ट मैंने बताया हेमोग्लोबिन सेल की कौन सी स्टेज में हेमोग्लोबिन का अपेरेंस स्टार्ट होता है, अपेयरनेस होने लगता है। हेमोग्लोबिन वहां से क्या होता है, बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर हम पहला स्टेज देखें सेल का तो वहां पे क्या आता है, आरबीसी के अंदर जो होता है वो हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। लेकिन नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, वहां पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आरबीसी बनने लगता है। हीमोग्लोबिन में सॉरी आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनने लगता है। वो सेल स्टेज कौन सा है, नॉर्मोब्लास्ट। वो हम बता दिए हैं, इसलिए एक बार रिकॉल करा दिए कि हीमोग्लोबिन स्टार्ट कहां से होता है बनना, हीमोग्लोबिन स्टार्ट बनना, लिख देते हैं हिंदी में, कहां से होता है, नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, नॉर्मोब्लास्ट से क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन को एक अच्छे से, इसको अच्छे से रेस्ट करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में, क्योंकि हर चीज देखना है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखना है, ये कैसे बना है वो देखना है। हीमोग्लोबिन, सबसे पहले ये हीमोग्लोबिन जो होती है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक हीम का स्पेलिंग देख लेते हैं। एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। हीम क्या है, एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ये क्या है, आयरन कंटेनिंग
पिगमेंट क्या है? पिगमेंट। जबकि ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। तो कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? पोरफायरिन। पोरफायरिन ये पिगमेंट पाया जाता है। ठीक। ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। और हीम क्या है? एक हीम क्या है? आयरन कंटेनिंग क्या है? पिगमेंट होती है। जो ये आयरन कंटेनिंग होती है ना, ये आयरन कंटेनिंग यहाँ पे बना दें, ठीक है। ये आयरन कंटेनिंग Fe2+ के रूप में होता है, फेरस के रूप में। ये 4 पायरोल रिंग से अटैच होता है। क्या होता है? 4 पायरोल रिंग से अटैच होता है। ये जो प्रोटीन होती है ना, ये प्रोटीन इसमें 2 टाइप का होता है। एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। सॉरी, 4 पेप्टाइड पाया जाता है, ठीक है। टोटल 4 पेप्टाइड से मिलकर ये प्रोटीन बना है। 4 पेप्टाइड, जिसमें 2 पेप्टाइड होती है, 2 अल्फा पेप्टाइड होती है और 2 बीटा पेप्टाइड। क्या होता है? पेप्टाइड बोलो या इसे चैन भी बोलो, बात बराबर है। ये जो होती है 143 एमिनो एसिड से मिलकर बना हो, और ये 146 एमिनो एसिड से मिलकर बना एमिनो एसिड। और ये जो Fe है, ये Fe क्या होता है? 4 पायरोल रिंग से बनता है। 4 पायरोल। अभी क्या होता है पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर बनाएंगे। पायरोल रिंग अभी सिर्फ देखो और समझ में बहुत अच्छे से आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पायरोल रिंग लगता है हमको इंक भरना ही पड़ेगा। पायरोल रिंग 1 मिनट इनको इंक भरने दो। जब तक आप लोग इसको उतारिए तो हम जब तक इंक भर लेते हैं। साइड हो जाते हैं, आप लोग उतारिए। जब भी यहाँ पे इंक भरते हैं तो हर बार में मेरे हाथ पे ही गिर जाती है, देखो। ना में कितना बता देते हैं। चलो कोई बात नहीं, भर लिए हैं। हाँ, आप लोग उतार लिए होंगे। ये फिर क्या करता है? 4 पायरोल रिंग से जुड़ता है। ये पायरोल रिंग क्या है? तो पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर हम बना के दिखा देते हैं। ये एक केमिस्ट्री वाला स्ट्रक्चर है। NH ठीक इस तरह से बना सकते हैं आप। यही क्या है? हमारा पायरोल रिंग होता है। यही क्या होता है? पायरोल रिंग होता है। ठीक। आप पहले ये जाने कि एक आयरन से कितना पायरोल रिंग जुड़ता है? 4।
ठीक, अभी पूरा बताएंगे, इसको इरेज करते हैं फिर अच्छे से समझेंगे। आप लोग उतार भी लिए होंगे, तो इन चीज़ों को इरेज करते हैं, सिर्फ उधर वो रहेगा, इधर वाला पार्ट को इरेज करते हैं। आप देखते हैं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, क्या वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स किन चीजों से, कितने चीजों से मिलकर बना है? एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो होती है वो 4 हीम से, 4 हीम और 4 ग्लोबिन, ठीक है, 4 ग्लोबिन 4 हीम से मिलकर बना है। 4 ग्लोबिन बोलो या 4 चैन बोलो, बात बराबर है, क्योंकि एक ग्लोबिन, सॉरी, एक ही ग्लोबिन होगी और 4 चैन होगी। 4 हीम और 4 चैन से क्या मिल के बना है? हमारा एक हीमोग्लोबिन बना है। मान लेते हैं ये हमारा हीमोग्लोबिन है, ये कितने चीजों से मिलकर बना है? 4 चीजों से। देख लेते हैं क्या क्या है। इस तरह से पढ़ देते हैं। ठीक, क्योंकि अलग अलग चैन है इसलिए एक को रंग कर रहे हैं और एक को डेज दे रहे हैं। मान लो ये हमारा क्या है? बीटा चैन। ये भी हमारा क्या है? बीटा चैन। ये हमारा क्या है? अल्फा चैन। ये भी हमारा क्या है? अल्फा चैन। ठीक है, और इससे अटैच हमारा क्या होता है? तो हीम। इससे क्या? 4 हीम अटैच होता है। इस चैन से क्या होता है? 4 हमारा हीम अटैच होता है। हीम किस फॉर्म में? Fe2+, यानी फेरस के फॉर्म में क्या होगा? इससे हमारा अटैच रहेगा। हीम क्या रहेगा? Fe2+ के फॉर्म में क्या रहेगा? इससे अटैच रहेगा। ये एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक हीमोग्लोबिन का क्या है? स्ट्रक्चर। एक हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या होनी चाहिए? 4 हीम होनी चाहिए और 4 चैन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 4 हीम और 4 चैन, यानी 4 हीम और एक ही ग्लोबिन होनी चाहिए। एक ग्लोबिन भी क्या पाया जा रहा है? दो, एक ग्लोबिन ही कितने? 4 पेप्टाइड से मिलकर बना है, 2 अल्फा पेप्टाइड और 2 बीटा पेप्टाइड। आप जानते हैं कुछ पॉइंट, हम इसको रिमूव करते हैं। कहाँ है मेरा इरेजर? यहाँ पे कुछ, क्योंकि बोर्ड छोटा है इस वजह से सब कुछ छोटा छोटा करके लिखना पड़ता। एक हीम, एक आयरन Fe2+ होता है। क्या होता है? एक हीम में एक Fe2+ होता है। क्या होता है? एक Fe2+ होता है। एक ही में पहले आयरन ले लेते हैं, Fe2+ के फॉर्म में होता है। ठीक है, एक हीम में एक आयरन होता है Fe2+ के फॉर्म में, और एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम होता है। एक हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 4 हीम होता है। तो 4 हीम में कितना होगा? 4 Fe2+ होगा आयरन। तो एक हीमोग्लोबिन में हम बोल सकते हैं, जब एक हीमोग्लोबिन में 4 Fe, 4 आयरन
4 आयरन Fe2+ के फॉर्म में बोल सकते हैं, क्योंकि एक हीम में एक आयरन और एक हीमोग्लोबिन में 4 ही, तो 4 एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन, हम इस तरह से बोल सकते हैं। और एक Fe2+ एक आयरन क्या करता है, एक आयरन यानी Fe2+ ये क्या करता है, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एक ज्यादा ही उगने लगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या करता है, ये कैरी करता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या करता है, अटैच करता है, क्या करता है, अटैच करता है, ठीक है, अटैच करता है। तो बताओ कि एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को अटैच करेगा, तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल को अटैच करेगा, ठीक है। एक आयरन जब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अटैच करता है तो एक हीमोग्लोबिन कितना करेगा, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अटैच करेगा। अगर एटम में पूछेगा तो क्योंकि एक 8 एटम हो जाएगा, एटम कितना हो जाएगा, 8 एटम। आप बोलेगा ये एटम क्या है, एटम कुछ नहीं, ये ऑक्सीजन कितना O2 के फॉर्म में है ना, 4 दूना 8 एटम, इसलिए 8 एटम आया। क्योंकि इस तरह का आंसर ऑप्शन में घुमा के किसी भी तरीके से पूछ देता है, इसलिए 8 एटम लिखे। अगर इन चीजों को समझने में कोई डिफिकल्टी हो रहा था, हम एक बार और समझा देते हैं। एक हीम में एक आयरन फेरस के रूप में होता है, Fe2+ के रूप में होता है, तो एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम होती है, एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन हमारा ऑटोमेटिक होगा, इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। एक आयरन क्या करता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अटैच करता है, तो एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अटैच करेगा, 4। सिंपल सी बात है। एक हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या होनी चाहिए, 4 चैन होनी चाहिए और 4 हमारा हीम होनी चाहिए। और एक हीम में क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, एक हीम में क्या करता है हमारा, एक Fe+ जो होता है 4 पायरोल रिंग से बनता है। एक Fe+ क्या करता है, ये Fe+, अभी मैंने डायग्राम बताया था ना, एक Fe2+ क्या करता है, ये 4 पायरोल रिंग को जोड़ता है, तब जाकर के एक हीम बनता है। अभी एक बार और इसको अच्छे तरह से समझेंगे, जब तक इसको अरेंज करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। एक बार देखते हैं वीडियो बन रहा है या नहीं। हम वीडियो तो बन रहा है, साफ भी दिख रहा है। अगर दिखने में क्वालिटी में कोई कमी हो तो आप लोग क्वालिटी अपना बढ़ा लीजिएगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्योंकि रात की बज रही है 2 और हम बना रहे हैं वीडियो पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप लोगों के लिए। क्या देखेंगे आगे, देखेंगे हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हेडिंग लगाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है, तो 2 सक्सिनाइल, 2 स्पेलिंग देख लेते हैं, 2 सक्सिनाइल को एसिड को एसिड प्लस 2 ग्लाइसिन, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, ये दोनों मिलके बनाता है पायरोल रिंग। देखो पायरोल रिंग भी किस चीज से मिलके बन रहा है, 2 सक्सिनाइल को एसिड एंड ग्लाइसिन, क्या एंड ग्लाइसिन, और 4 पायरोल रिंग, 4 पायरोल
रिंग और एक ग्लोबिन मिलकर क्या बना रहा है? एक ग्लोबिन मिलके क्या बना रहा है? हमारा बना रहा हीमोग्लोबिन। समझ में आया? इस तरह से हमारा हीमोग्लोबिन बना। 2 सक्सिनाइल तो एसिड और 2 ग्लाइसिन मिलकर हमारा क्या बनता है? पायरोल रिंग बनता है। और पायरोल रिंग, 4 पायरोल रिंग और ग्लोबिन मिलकर क्या बनाता है? हमारा हीमोग्लोबिन। क्योंकि ये Fe कंटेनिंग क्या करता है? 4 पायरोल रिंग से जुड़ता है। और यहां से क्या आता है? 4 पायरोल रिंग और इससे क्या आता है? 4 हमारा पेप्टाइड, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन मिलकर के क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। अब समझ में आया किस तरह से हमारा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है? हाँ भैया, इसको करते हैं इरेज। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ आरबीसी, लास्ट टॉपिक, उसके बाद एंड हो जाएगी। लास्ट टॉपिक क्या है? फंक्शन ऑफ आरबीसी। अब मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा अभी फंक्शन ऑफ आरबीसी पढ़ने में। देख लेते हैं वीडियो से ही बन रहा है। चलो ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो सिंपल में ही बता के निकल जाते हैं। टाइम नहीं होगा तो इसको और एक्सप्लेन करेंगे। डब्ल्यूबीसी जब पढ़ाएंगे तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अभी शॉर्ट में बता देते हैं फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या करते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। मेन काम ही है ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन अगर पूछा जाए ना हमारे ब्लड सेल में सबसे मेन सेल कौन होता है, तो आरबीसी ही होता है हमारा सबसे मेन सेल। क्यों होता है? क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन हमारा आरबीसी ही क्यों करता है, डब्ल्यूबीसी क्यों नहीं? गैसेस एक्सचेंज का काम हमारा आरबीसी ही क्यों करता है, डब्ल्यूबीसी क्यों नहीं करता है? मन में ये सवाल आनी चाहिए ना। हाँ, तो इस सवाल का आंसर क्या है? जरा अपने दिमागों पे जोर डालो और बताओ कि आरबीसी ही हमारा ट्रांसपोर्टेशन का क्यों काम करता है। गैसेस एक्सचेंज का काम आरबीसी ही क्यों करता है? क्यों आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है और CO2 को लेके जाने का काम करता है? क्यों आरबीसी ही एक गाड़ी की तरह काम करता है, कचरे की तरह, जो कि कचरा को दूसरे जगह लेके जाता है और सही सामान को क्या करता है? हमारे पास पहुंचाता भी। एक गाड़ी की तरह काम करता है आरबीसी। क्यों आरबीसी को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है? मेन फंक्शन। क्यों आरबीसी को मेन सेल कहा जाता है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हमारा आरबीसी ही क्यों करता है? क्योंकि आरबीसी के अंदर अभी आपने पढ़ा कि आरबीसी के अंदर क्या होती है? हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन के कारण क्या करता है? हमारा आरबीसी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अगर ये हीमोग्लोबिन ना हो तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा। क्योंकि हमारे डब्ल्यूबीसी के पास हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हमारे प्लेटलेट्स के पास हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ब्लड का मेन सेल आरबीसी है। अगर हमारे बॉडी से पूरा ब्लड निकाल दिया जाए तो हम 3 से 4 सेकंड के अंदर ही डेथ हो जाए। ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड है ना। इसलिए ब्लड का सबसे मेन कंपोनेंट सेल कौन होता है? आरबीसी होती है। कौन होती है? आरबीसी होती है। और किस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, आइए जानते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, ये अच्छे से टॉपिक के साथ करेंगे एंड। तो क्या करता है ये आरबीसी? आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? एक होता है, पहले देख लेते हैं क्या। एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फंक्शन ऑफ आरबीसी, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। पहला क्या है? ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। इस पॉइंट से आपने क्या समझा? लंग्स टू टिश्यू कहने का मतलब क्या होता है? जो हमने एयर लिया, जो हमारा एयर हमने मान लेते ट्रेकिया के थ्रू क्या हुआ, एयर आया। कहाँ आया एयर हमारे? कहाँ आया एयर हमारे? लंग्स के पास। कहाँ आया? मान लेते ये हमारा लंग्स है। ठीक है, चलो थोड़ा गंदा डायग्राम बना, उससे मतलब नहीं। मान लो कि हमारे लंग्स से क्या आया? एयर आया। ये हमारे लंग्स से क्या आया? एयर आया। अब इस लंग्स के पास क्या है हमारा? ये लंग्स जनरली एक्सचेंज कहाँ होता है? इस लंग्स के अंदर क्या हमारा? एल्वियोली। अब हम एक एल्वियोली को निकालते हैं, ठीक है, और एल्वियोली से हमारा नीचे अटैच होता है कैपिलरी। क्या होता है? कैपिलरी। ठीक है, हालांकि ये रेस्पिरेशन वाले में हम बहुत अच्छे से बताए हैं, वो भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में होगा। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ब्रीदिंग, ये सभी के बारे में वीडियो एक बहुत ही अच्छे से 1 घंटे के अंदर बताए हैं और उसमें बहुत अच्छे से बताए हैं। तो एक बार फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं, कोई बात नहीं अगर आया है तो ये एल्वियोली के अंदर क्या होता है? हमारा एयर आता है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन इंटर करता है और इस ऑक्सीजन, यहाँ क्या है? ब्लड है। ब्लड में क्या? आरबीसी। आरबीसी में क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? इस ऑक्सीजन को पकड़ता है। जब हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन बाइंड करता है तो इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसे बोलते हैं ऑक्सो हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन वाला, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड कहाँ जाता है? हमारे पूरे बॉडी में, हमारे पूरे, क्योंकि वो रिस्पायरेशन वाले में ये अच्छे से एक्सप्लेन किए इसलिए ज्यादा नहीं बताए, सिर्फ शॉर्ट में निकल गया बता के। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला क्या होता है? हमारा ब्लड कहाँ जाएगा? हमारे सेल, हमारे टिश्यू के पास। कहाँ पहुंचेगा? हमारे सेल के पास पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? हमारे सेल के पास पहुंचेगा। और इस सेल के पास क्या मौजूद होता है? पहले से ग्लूकोज। अब पूछेगा ये ग्लूकोज कहाँ से आया सेल के पास? हम जो खाना खाते हैं वो खाना जो जाता है वो ओनली क्या होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में ही कन्वर्ट रहता है हमारे सेल के पास। अब ये ग्लूकोज, और यहाँ से हमारा सेल, हमारा यहाँ से ब्लड गया। कैसा ब्लड गया? ऑक्सी हेमोग्लोबिन वाला, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड गया। अब ये ग्लूकोज का क्या करेगा? ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और 6 प्लस में O2, प्लस में O2 का जब ब्रेक डाउन होता है तो बनता है ये CO2 प्लस H2O प्लस ATP। इस एटीपी का एनर्जी के रूप में उपयोग हो जाता है। ये H2O का हमारे बॉडी में क्या 60% क्या होता है? हमारे बॉडी में पानी ही पाया जाता है ना। तो ये पानी क्या करता है? हमारे बॉडी में कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ बाहर भी हो जाता है। तो ये CO2 जो बना, अब इस CO2 को क्या किया जाएगा? इस CO2 को निकाला भी जाएगा। तो यही हीमोग्लोबिन जो O2 को लेके आया, वही हीमोग्लोबिन क्या करेगा? CO2 को CO2 के साथ बाइंड करेगा। CO2 प्लस में हीमोग्लोबिन, इसे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये क्या करता है? इसी रास्ते से आता है लंग्स में और यहाँ से क्या कर देता है? बाहर कर देता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है गैसेस एक्सचेंज को प्यूरी, जो लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज होता है उसी एक्सचेंज को कहा जाता है प्यूरिफिकेशन। इस तरह से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है वो जनरली अमोनिया के फॉर्म में बाइंड करता है। किस तरह से करता है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल ही जानते हैं। और प्लस में CO2 जब बनता है तो ये क्या बनाता है एक्चुअली में? ये बनाता है RNH COH।
ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कार्बमिनोहीमोग्लोबिन। कार्बमिनोहीमोग्लोबिन लिख देते हैं, मीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये इस तरह से क्या था, हमारा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और छोटा सा एक टॉपिक बच जाता है, उसे हम टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, बस एक टॉपिक है, उसके बाद कंप्लीट। हम यहीं पे जानते हैं टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन 3 टाइप का होता है। एक होता है HbA टाइप का होता है, एक होता है HbA2, एक होता है HbF। ठीक है, ये होता है एडल्ट में। ये होता है एडल्ट में, ये भी होता है एडल्ट में, और ये होता है फीटस में, इसलिए आपको बोला गया है। ए का मतलब एडल्ट, ए का मतलब एडल्ट, एफ का मतलब फीटस। ठीक है, इसके नाम से ही क्या है इसका काम। जो HbA होता है हीमोग्लोबिन, ये HbA हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। ठीक, लेकिन जो HbA2 होती है, इसके अंदर 2 अल्फा चेन तो होती है, लेकिन 2 डेल्टा चेन होती है। क्या होती है? 2 डेल्टा चेन होती है, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। जो HbF होती है ना, वो क्या होता है, इसमें 2 अल्फा चेन तो होता है, लेकिन 2 गामा चेन होती है। क्या होती है? गामा चेन। जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं गामा। 2 गामा चेन होती है, 2 अल्फा। ये 95% से 98% व्यक्ति में ये वाला पाया जाता है, एंड 2 से 3% ये पाया जाता है। और बहुत ही कम रेयरेस्ट केस में क्या होता है, 0 से 8 से लेकर 2% तक ये पाने की चांस होती है। ठीक है, टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन एक बार फिर से समझा देते हैं। 3 टाइप की होती है, एक HbA, एक HbA2, एक HbF। ए का मतलब एडल्ट, ए का मतलब एडल्ट, एफ का मतलब फीटस। तो HbA प्रकार का जो हीमोग्लोबिन होता है वो 95 से 98% ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, क्योंकि इसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। HbO2 ये भी एडल्ट में पाया जाता है, ये 2 से 3% ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा 2 से 3% ह्यूमन होता है जिसके अंदर इस तरह का हीमोग्लोबिन पाया जाता है, 2 अल्फा और 2 डेल्टा। HbF जो होती है फीटस के अंदर जनरली होती है, और इसमें क्या होता है, 2 अल्फा चेन होती है और 2 गामा चेन होती है। ये 0.8 से लेकर के 2% तक ही पाया जाता है। और यहाँ पे आपका हो जाता है आरबीसी कंप्लीट। आपने देखा किस तरह से जीरो से उठाया और एक बहुत ही डिफिकल्ट पोर्शन पे आके हमने मुकम्मल कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर मेरे बारे में बताएं, इस चैनल के बारे में, जो कि हर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आरबीसी अगर आपके टॉपिक में है तो आरबीसी पूरी डिटेल में खोल के रख दिए, इससे ज़्यादा डिटेल यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, करते हैं यहीं पे एंड वीडियो को। थैंक यू।